लेक्चर में हमने नया चैप्टर उठाया था, दैट इज क्ले मिनरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था क्ले मिनरल्स का, क्ले मिनरल्स क्या होते हैं वगैरह। फिर मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स बताए थे क्ले मिनरल्स के, जिनमें टेट्राहेड्रल यूनिट्स एंड ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स आते हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज सिलिका शीट और व्हाट इज गिब्साइट शीट, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था आइसोमॉर्फस रिएक्शन के बारे में, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी बताया था। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स। जो क्ले मिनरल्स होते हैं ये बेसिकली 3 मिनरल्स के बने होते हैं, ठीक है। क्ले मिनरल्स जो है ये बेसिकली 3 मिनरल्स के बने होते हैं। पहला कैओलिनाइट, दूसरा मोंटीमोर्लोनाइट और तीसरा इलाइट। तो पहला हम देखेंगे कैओलिनाइट। कैओलिनाइट, ठीक है। अब इस कैओलिनाइट मिनरल का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो होता है एक सिलिका शीट, जिसके टॉप पे एक गिब्साइट शीट होता है, ठीक है। मैंने कहा जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है इस कैओलिनाइट मिनरल का वो होता है सिंपली एक सिलिका शीट, जिसके टॉप पे एक गिब्साइट शीट होता है, ठीक है। जो टिप है सिलिका शीट का और बेस जो है गिब्साइट शीट का वो एक कॉमन इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। जो टिप है सिलिका शीट का और जो गिब्साइट शीट का बेस है वो एक कॉमन इंटरफेस बनाते हैं। और इस स्ट्रक्चरल यूनिट की जो विड्थ होती है, थिकनेस होती है, इस स्ट्रक्चरल यूनिट की जो थिकनेस होती है वो होती है 7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम आपको पता है वो होता है बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब यही स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जब स्टैक होते हैं तो हमें मिलता है मिनरल, जिसको हम कहते हैं कैओलिनाइट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल यूनिट है तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चरल यूनिट होगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक और स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये सिलिका शीट है, ये गिब्साइट शीट है। इसी तरह बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो है कंबाइन होते हैं और स्टैक होते हैं तो हमें मिलती है कैओलिनाइट मिनरल। अब यहाँ पे जो बॉन्ड होता है बिटवीन द 2 स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है, जो बॉन्ड होता है बिटवीन द 2 स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये दूसरा स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। जो बॉन्ड होता है बिटवीन द 2 स्ट्रक्चरल यूनिट्स वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ द सिलिका शीट एंड द हाइड्रोक्सिल एटम ऑफ द गिब्साइट शीट, ठीक है। 2 स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ द सिलिका एटम एंड द हाइड्रोक्सिल एटम ऑफ द गिब्सा शीट। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिस वजह से ये जो कैओलिनाइट मिनरल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वाटर आसानी से पास नहीं होता है थ्रू द स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड कैओलिनाइट मिनरल जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है, और वाटर जो है पास नहीं हो सकता है बिटवीन द 2 स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिस वजह से ये सॉइल जो है उतनी एक्सपैंड भी नहीं होती है, ये सॉइल उतनी एक्सपैंड नहीं होती है, ठीक है। जो कॉमन एग्जांपल है कैओलिनाइट मिनरल की दैट इज चाइना क्ले, चाइना क्ले, ठीक है। कैओलिनाइट मिनरल की जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज चाइना क्ले, जो कि यूज होती है कहाँ पे, यूटेंसिल्स बनाने में, और ये यूज होती है इन मेकिंग द एंटी डायरिया मेडिसिन्स, ठीक है। चाइना क्ले वहां पे भी यूज होती है इन मेकिंग द एंटी डायरिया मेडिसिन्स। स्पेसिफिक सरफेस जो कैओलिनाइट मिनरल पार्टिकल्स का होता है दैट इज 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस जो होता है कैओलिनाइट मिनरल पार्टिकल्स का वो होता है 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम।
अब ये स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस जो है वो सिंपली होता है बराबर सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक सरफेस। और कैल्यूनाइट मिनरल पार्टिकल्स का होता है 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। इस कैल्यूनाइट मिनरल को हम 1:1 मिनरल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट कंसिस्ट्स ऑफ 1 सिलिका शीट एंड 1 गिब्साइट शीट, इसलिए हम इसको 1:1 मिनरल भी कहते हैं। अब एक और क्ले मिनरल है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ कैल्यूनाइट, और उस मिनरल को हम कहते हैं हैलोसाइट। ठीक है, हैलोसाइट एक और क्ले मिनरल है जिसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ कैल्यूनाइट। मींस उसके बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट में भी एक सिलिका शीट है और एक गिब्साइट शीट है, बट इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स है वो रैंडमली स्टैक्ड होते हैं, और दो स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बीच में एक वाटर लेयर होती है। ठीक है, इस हैलोसाइट मिनरल में दो स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बीच में एक मॉलिक्यूलर वाटर लेयर होती है, एक वाटर लेयर होती है। इस हैलोसाइट मिनरल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है इसी वाटर लेयर की जो होती है बिटवीन टू स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ठीक है, अगर ये वाटर बाहर निकाला जाता है, अगर ये वाटर लेयर बाहर निकाली जाती है बाय ड्राइंग, तो इस हैलोसाइट मिनरल की प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल चेंज होती है। अब जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो यूजुअली फ्लेकी होते हैं। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स की शेप जो है वो फ्लेकी होती है, बट इस हैलोसाइट मिनरल की पार्टिकल्स की जो शेप है वो ट्यूब्यूलर होती है। ठीक है, ट्यूब्यूलर होती है मींस रॉड शेप्ड होती है। नेक्स्ट क्ले मिनरल है हमारे पास, दैट इज नोन एज मोंटीमोरलोनाइट मिनरल। ठीक है, मोंटीमोरलोनाइट मिनरल, इसको हम स्मेक्टाइट भी कहते हैं, स्मेक्टाइट। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है इस मोंटीमोरलोनाइट मिनरल का दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए गिब्साइट शीट। ठीक है, ए गिब्साइट शीट दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू सिलिका शीट्स। ठीक है, ये गिब्साइट शीट है, इसके नीचे भी एक सिलिका शीट है और इसके टॉप पे भी एक सिलिका शीट है। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है इस मोंटीमोरलोनाइट मिनरल का वो एक गिब्साइट शीट है दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू सिलिका शीट्स, दो सिलिका शीट्स के बीच में। जो थिकनेस है इस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की वो है 10 एंगस्ट्रॉम। आपको याद होगा, अभी आपने देखा जो थिकनेस थी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की इन कैल्यूनाइट मिनरल वो थी 7 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, हाँ, इस मोंटीमोरलोनाइट मिनरल को हम 2:1 मिनरल भी कहते हैं। 2:1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चरल यूनिट में दो सिलिका शीट है और एक गिब्साइट शीट है, या इसको हम एल्मुना शीट भी कहते हैं, गिब्साइट शीट को। अब इस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट में क्या होता है, जो सिलिका शीट के टिप वाले ऑक्सीजन्स हैं, क्योंकि सिलिका शीट में टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं जिनके टॉप पे टिप पे ऑक्सीजन्स होते हैं। ठीक है, जो सिलिका शीट के टिप वाले ऑक्सीजन्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं विद द हाइड्रोक्सिल एटम्स ऑफ द गिब्साइट शीट। ठीक है, जो सिलिका शीट के टिप वाले ऑक्सीजन्स है वो बॉन्ड बनाते हैं विद द गिब्साइट शीट विद द हाइड्रोक्सिल एटम ऑफ द गिब्साइट शीट, बॉटम पे भी टॉप पे भी, और यहाँ पे भी टिप वाले ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बनाते हैं विद द हाइड्रोक्सिल एटम ऑफ द गिब्साइट शीट, और वहां पे बनता है एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मोंटीमोरलोनाइट। अब जब यही स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो है स्टैक होते हैं तो हमें मिलता है मिनरल मोंटीमोरलोनाइट। अब जो इन मोंटीमोरलोनाइट के स्ट्रक्चरल यूनिट्स में जो बॉन्ड होता है जिस वजह से ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स इकट्ठे होते हैं
that is known as van der Waals forces. ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स है मोंटीमोरलोनाइट मिनरल के, वो बांधे होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस और वाटर बॉन्ड होता है। ठीक है, वाटर बॉन्ड में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कनेक्टेड होते हैं दो स्ट्रक्चरल यूनिट्स के साथ। और वैन डर वाल्स फोर्सेस आपने बचपन से पढ़ा है कि क्या होता है। अब ये दोनों फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस और वाटर बॉन्ड, ये बहुत वीक होते हैं एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड इन द कैल्यूनाइट मिनरल या एज कंपेयर टू एनी अदर आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत वीक होते हैं। अब चूंकि सिलिका शीट पे नेगेटिव चार्ज होता है, अब ये सिलिका शीट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ठीक है, जिस वजह से जो मोंटीमोरलोनाइट मिनरल है वो एक्सपैंड होता है। अब वो सॉइल जिसमें मोंटीमोरलोनाइट मिनरल होता है वो दिखाती है हाई श्रिंकेज एंड हाई स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो तो ऑब्वियसली वो आपको पता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बीच में, मोंटीमोरलोनाइट के स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बीच में पानी चला जाता है। ठीक है, जिस वजह से एक्सपैंड होती है। अगर हम स्पेसिफिक सरफेस की बात करें, मोंटीमोरलोनाइट पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस होता है एज कंपेयर टू अदर क्ले मिनरल्स। और कितना होता है, ऑलमोस्ट होता है 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, तो मोंटीमोरलोनाइट पार्टिकल्स में जो स्पेसिफिक सरफेस होता है वो होता है ऑलमोस्ट 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब कभी कभी क्या होता है, इस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट में पार्शियल आइसोमॉर्फस रिएक्शन होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट में पार्शियल आइसोमॉर्फस रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, सिलिका शीट में सिलिका एटम्स को रिप्लेस करता है एल्युमिनियम एटम। ठीक है, या से हम कह सकते हैं सिलिका शीट में सिलिका आयंस को रिप्लेस करता है एल्युमिनियम आयंस। इसी तरह गिब्साइट शीट में एल्युमिनियम आयंस को रिप्लेस करता है या तो मैग्नीशियम आयन या आयरन आयन या लिथियम आयन या जिंक आयन। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, मींस नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या करता है, ये लेयर जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने इर्द गिर्द। ठीक है, और वही वाटर लेयर जो है इसको प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इस मोंटीमोरलोनाइट मिनरल की, वो है बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले। ठीक है, बेंटोनाइट क्ले में मोंटीमोरलोनाइट मिनरल है। और बेंटोनाइट क्ले मिलती है हमें फ्रॉम द वोल्केनिक ऐश। वोल्केनो से जो ऐश निकलता है उसमें होती है बेंटोनाइट क्ले। और बेंटोनाइट क्ले हम यूज कहाँ यूज करते हैं, जब हम सॉइल में ड्रिलिंग करते हैं, इधर ऑयल वेल्स के लिए या सॉइल एक्सप्लोरेशन के लिए, तो वहां पे हम बेंटोनाइट क्ले का यूज करते हैं एज क्ले ग्राउट, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और सॉइल है जिसमें मोंटीमोरलोनाइट मिनरल है, और उस सॉइल को हम कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में आपने सुना होगा, ये हाईली कंप्रेसिबल है और उसमें वॉल्यूम चेंजेस आती है विद द चेंज इन द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट अगर जरा सा भी चेंज होता है तो इसमें वॉल्यूम चेंजेस आती है इस सॉइल में। ठीक है, इस ब्लैक कॉटन सॉइल में भी कौन सा मिनरल है, मोंटीमोरलोनाइट है, इसीलिए ये स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। इंडिया में अगर हम देखेंगे 20% एरिया जो है वो कवर किया है इस ब्लैक कॉटन सॉइल ने, और ये एरिया आता है इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्ले मिनरल जो हमें यहां पे है दैट इज नोन एज इलाइट मिनरल। ठीक है, इलाइट मिनरल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज सेम एज दैट ऑफ मोंटीमोरोलोनाइट। मींस इलाइट मिनरल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें भी एक गिब्साइट शीट होता है, ठीक है, जो सैंडविच हुआ होता है बिटवीन टू सिलिका शीट्स। ठीक है, तो इलाइट मिनरल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है एज दैट ऑफ मोंटीमोरोलोनाइट। इसमें भी एक गिब्साइट शीट जो है वो सैंडविच हुआ होता है बिटवीन टू सिलिका शीट्स। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे सिलिका शीट्स है इनमें सब्सटैंशियल क्वांटिटी में आइसोमॉर्फस रिएक्शन हुई होती है। ठीक है, सिलिका शीट्स में यहाँ पे सब्सटैंशियल क्वांटिटी में आइसोमॉर्फस रिएक्शन हुई होती है, जिसकी वजह से जो सिलिका इनमें है वो रिप्लेस हुआ होता है बाय एल्युमिनियम आयंस। ठीक है, अब जब सिलिका एल्युमिनियम आयन से रिप्लेस हुआ इन सिलिका शीट्स में, तब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इन मिनरल में ज्यादा आता है। तो इसी वजह से इस इलाइट मिनरल में नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मोंटीमोरोलाइट मिनरल। अब जब यही स्ट्रक्चरल यूनिट्स स्टैक होते हैं तो हमें मिलता है मिनरल कौन सा, इलाइट। ठीक है, जब यही बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स स्टैक होते हैं तो हमें मिलता है मिनरल कॉल्ड इलाइट। इसकी अगर आप थिकनेस देखेंगे वो भी होती है 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब जब ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स स्टैक होंगे तो हमें मिलेगा मोंटीमोरोलोनाइट। जो बॉन्ड होता है बिटवीन द टू स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है, जो बॉन्ड होता है बिटवीन द टू स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन इलाइट वो होता है पोटेशियम बॉन्ड। ठीक है, पोटेशियम आयंस वहां पे बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन द टू स्ट्रक्चरल यूनिट्स, और वो बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द वैन डर वाल्स फोर्सेस या वाटर फोर्सेस इन द मोंटीमोरोलोनाइट। ठीक है, ये जो पोटेशियम बॉन्ड बनाता है यहाँ पे बिटवीन द टू स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है एज कंपेयर टू जो मोंटीमोरोलोनाइट में था कौन सा, वैन डर वाल्स फोर्सेस और वाटर बॉन्ड। अब इसी वजह से चूंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इलाइट मिनरल्स जो है उतना स्वेल नहीं होते हैं, ये मोंटीमोरोलाइट से कम स्वेल होते हैं। ठीक है, हाँ, कैल्यूनाइट मिनरल से ज्यादा स्वेल होते हैं। ठीक है, ये मिनरल्स मोंटीमोरोलाइट मिनरल से कम स्वेल होते हैं बट कैल्यूनाइट मिनरल से ज्यादा स्वेल होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्पेसिफिक सरफेस देखें वो होता है बराबर फ्रॉम 50 to 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, इसका स्पेसिफिक सरफेस होता है फ्रॉम 50 to 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल जो इलाइट मिनरल की है दैट इज माइका। माइका का नाम आपने सुना होगा, माइका एक मिनरल है। ठीक है, जिसमें कौन से क्ले मिनरल्स है दैट उसमें इलाइट मिनरल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्ले वाटर रिलेशनशिप्स या क्ले वाटर रिलेशंस। क्ले सॉइल जो है ये यूजुअली एसोसिएट होती है विद वाटर। ठीक है, क्ले सॉइल में नॉर्मली वाटर होता है और वो वाटर जो है बहुत इन्फ्लुएंस करता है उस सॉइल की प्रॉपर्टीज को। फॉर एग्जांपल उस सॉइल की कपलासिटी, उस सॉइल का कोहिजन वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज उस सॉइल की इन्फ्लुएंस करता है वो वाटर जो उसमें प्रेजेंट है। अब क्ले सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ क्ले पार्टिकल्स, तो देखा गया है ये क्ले पार्टिकल्स को सराउंड करता है कुछ वाटर लेयर्स। ठीक है, तो देखा गया है these clay particles are surrounded by water layers और उन वाटर लेयर्स को हम कहते हैं adsorbed water layer। ठीक है, तो उस वाटर लेयर को हम कहते हैं adsorbed water layer। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये अट्रैक्ट होते हैं टू क्ले पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। ठीक है, तो मैंने कहा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो अटैच होते हैं टू क्ले पार्टिकल्स टू फॉर्म एन एडसॉर्बड लेयर,
उसके 3 रीजंस हैं। अब पहला रीजन, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक डायपोल है। डायपोल क्यों है? बिकॉज द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डजंट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अब वो क्यों होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। वो आप फिलहाल छोड़ो, ठीक है। चूंकि अब वाटर मॉलिक्यूल एक डायपोल है, वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड सरफेस ऑफ द क्ले पार्टिकल्स डायरेक्टली, ठीक है। अगर ये क्ले पार्टिकल की सरफेस है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर बीइंग डायपोल वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड सरफेस ऑफ दिस क्ले मिनरल्स, ऐसे। और इसको हम कहते हैं डायपोल अट्रैक्शन। अब दूसरा रीजन, अब क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो हाइड्रोजन होता है वो अट्रैक्ट होता है विद द हाइड्रोक्सिल ऑफ द क्ले मिनरल्स, ठीक है। तो मैंने कहा दूसरा रीजन क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन हैं वो अट्रैक्ट होते हैं विद द हाइड्रोक्सिल ऑफ द क्ले मिनरल्स, और वहां पे हल्के से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन है वो अट्रैक्ट होते हैं विद द नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोक्सिल एटम ऑफ द क्ले मिनरल्स, ठीक है। तो हम कहते हैं हम वहां पे फिर थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। अब तीसरा रीजन, अब जो क्ले सरफेस है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, यह अट्रैक्ट करती है वहां पे जो कैटायंस प्रेजेंट है सॉइल में, उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मैंने कहा जो क्ले सरफेस जो है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये अट्रैक्ट करती है कैटायंस प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। और फिर ये कैटायंस अट्रैक्ट करते हैं वाटर डायपोल्स को, ऐसे। तो इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं कैटायनिक अट्रैक्शन, जिसमें पहले क्ले पार्टिकल्स जो है कैटायंस को अट्रैक्ट करते हैं, फिर वो कैटायंस वाटर डायपोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैटायनिक अट्रैक्शन। तो मैंने आपको तीनों तरीके दिखाए जिस तरह एडसॉर्ब्ड वाटर लेयर बन जाती है। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल क्लोज है टू द क्ले पार्टिकल सरफेस, तो नेचुरल सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्ले पार्टिकल सरफेस एंड द वाटर मॉलिक्यूल विल बी हाई। अब जितना वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर होगा इस क्ले पार्टिकल की सरफेस से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना कम होगा। क्यों? डिस्टेंस तो बढ़ेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा। अब देखा गया है इमीडिएटली नेक्स्ट टू द क्ले पार्टिकल सरफेस, क्ले पार्टिकल सरफेस के साथ ही एक स्ट्रांगली एडसॉर्ब्ड वाटर लेयर होती है जिसका साइज जो है 10 एंगस्ट्रॉम होता है, और उस वाटर सरफेस को हम कहते हैं रिजिड लेयर, ठीक है। तो मैंने कहा अगर हम ये एक क्ले सरफेस माने, क्ले पार्टिकल सरफेस माने, तो जिसमें नेगेटिवली चार्ज होगा क्ले पार्टिकल सरफेस, ठीक है। तो मैंने कहा क्ले पार्टिकल सरफेस के इमीडिएटली नेक्स्ट क्ले पार्टिकल सरफेस के साथ ही देखा गया है एक स्ट्रांगली एडसॉर्ब्ड वाटर लेयर होती है। क्ले पार्टिकल के साथ ही, क्ले पार्टिकल के सरफेस के साथ ही एक स्ट्रांगली एडसॉर्ब्ड वाटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं रिजिड लेयर, RIGID, रिजिड वाटर लेयर या रिजिड लेयर। और इस रिजिड लेयर की थिकनेस जो है वो होती है 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इस रिजिड लेयर के बाद एक और लेयर होती है, एक और आउटर लेयर होती है, ठीक है। इस रिजिड लेयर के बाद एक और आउटर लेयर होती है जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अट्रैक्टेड तो होते हैं, लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं जिस इंटेंसिटी में वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड है इस रिजिड लेयर में, ठीक है। तो दैट मींस
इस आउटर लेयर में वाटर मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्टेड तो है लेकिन उतने स्ट्रांगली नहीं, वो बहुत मोबाइल है एज कंपेयर टू द वाटर इन द रिजिड लेयर। ठीक है, तो इस आउटर लेयर को हम कहते हैं डिफ्यूज लेयर। ठीक है, तो मैंने कहा रिजिड लेयर के बाद एक और वाटर लेयर होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स उतने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स मोबाइल भी होते हैं इसमें से कहीं कुछ हद तक, और इस लेयर को हम कहते हैं डिफ्यूज लेयर। अब गौर से देखना, द वाटर लेयर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्ले पार्टिकल्स अप टू द लिमिट ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज डिफ्यूज डबल लेयर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, द वाटर लेयर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्ले पार्टिकल सरफेस अप टू द लिमिट ऑफ अट्रैक्शन दैट इज नोन एज डिफ्यूज डबल लेयर। ठीक है, मींस वो लेयर वाटर के लिए जो एक्सटेंड करती है क्ले पार्टिकल सरफेस से अप टू द लिमिट ऑफ अट्रैक्शन। लिमिट ऑफ अट्रैक्शन मतलब जहां तक वाटर पार्टिकल्स जो है अट्रैक्टेड है टू दिस क्ले सरफेस, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज डबल लेयर। बियॉन्ड दिस डिफ्यूज डबल लेयर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो नॉन ओरिएंटेड है और मोबाइल है, लेकिन इस डिफ्यूज डबल लेयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ओरिएंटेड है। जब सॉइल पे स्ट्रेसेस एक्ट करता है, ठीक है, जब सॉइल पे स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं तो इस सॉइल का क्या बिहेवियर होगा, वो अफेक्ट करेंगे यही ओरिएंटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अफेक्ट करेंगे सॉइल का बिहेवियर जब इस पे स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं।